नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। आप जानते हैं यूपी PET का मास्टर बैच चल रहा है, जिसके अंतर्गत आज के सेशन में हम लोग मुगल साम्राज्य से जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। जितने भी आपके नए क्वेश्चन बन सकते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है मुगल साम्राज्य से रिलेटेड, उन सभी को आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, इस सेशन में सबसे खास बात ये होगी कि जितने भी आपके नए टाइप के क्वेश्चन बनेंगे या फिर क्वेश्चन को घुमा करके जिस तरीके से पूछा जा सकता है, उन सभी चीज़ों को भी हम आपको सिखाएंगे इसमें, ठीक है ना। और क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस होते हैं उनके साथ खेलना हम आपको सिखाएंगे। लेकिन अगर आप चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो हम आपको बता दें कि यूपी PET का मास्टर बैच चल रहा है, जिसके अंतर्गत डेली 2 क्लासेस होती है। पहली क्लास दोपहर को 2 बजे होती है, दूसरी क्लासेस शाम को 8 बजे हुआ करती है। अगर आप सीरियस हो करके यूपी PET की परीक्षा को देना चाहते हो, यूपी की परीक्षा में एक बेहतरीन अंक हासिल करना चाहते हो, 100 में से 90 या उससे ज़्यादा अंक हासिल करना चाहते हो, तो आप हमारे इस यूपी PET के सेशन के साथ जुड़ जाइए। बहुत ही दमदार बेहतरीन सेशन होने वाला है। इस पूरे सेशन के साथ जुड़ने के बाद आपके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, ताकि आप यूपी PET की परीक्षा में बेहतरीन से बेहतरीन अंक हासिल कर सकें, अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। दोस्तों, इसमें जितने भी क्वेश्चन हमने इंक्लूडेड किए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी फैक्ट्स या बताऊंगा मैं इसमें, वो सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आप सभी लोगों के पास सिर्फ 10 सेकंड का टाइम होगा। 10 सेकंड के अंदर आप सभी लोगों को हर क्वेश्चन का आंसर देना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं, बट शुरुआत करने से पहले कहना चाहूंगा वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिले। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। 4 ऑप्शन दिया गया है, जहांगीर, शाहजहां, बाबर या हुमायूं। क्या होगा इसका राइट आंसर। 10 सेकंड का टाइम है आप सभी के पास, 10 सेकंड का टाइम है। 10 सेकंड के अंदर आप सभी लोगों को इसका जवाब देना है। क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। जहांगीर, शाहजहां, बाबर या हुमायूं। क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताइएगा सभी लोग, क्या होगा इसका राइट आंसर। क्या होगा, जल्दी सभी लोग इसका जवाब देंगे। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, हुमायूं। जी हाँ दोस्तों, हुमायूं की मृत्यु दिल्ली में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। और दोस्तों, एक इतिहासकार हैं जिनका नाम लेन पुल है। तो लेन पुल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए ये कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपने जान भी दे दी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहां मुगल सिंहासन पर बिठाया गया। कलानौर में, काबुल में, लाहौर में या सरहिंद में। क्या होगा इसका राइट आंसर। हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहां मुगल सिंहासन पर बिठाया गया। 4 ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से आंसर दीजिए। 10 सेकंड का टाइम है आप सभी लोग के पास। क्या होगा इसका राइट आंसर, सभी लोग इसका जवाब देंगे। जल्दी सभी लोग इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, कलानौर। जहां दोस्तों हुमायूं की दीन पनाह पुस्तकालय, जिसको हम लोग शेरे मंडल के भी नाम से जानते हैं, तो इस दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतरते समय 2 जनवरी कब, यहां पे लिख दे रहा हूं, जनवरी 1556 ईस्वी को उसकी सीढ़ियों से गिर करके इसकी मृत्यु हो जाया करती है। और जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है तो हुमायूं की मृत्यु के बाद कब, 14 फरवरी, यहां पे डेट लिख लेना, 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक कराया गया। और जिस समय अकबर का राज्याभिषेक होता है दोस्तों, उस समय अकबर की आयु कितनी होती है, तो उस समय अकबर की आयु 13 साल 3 महीने की हुआ करती है। और दोस्तों, अपने पिता की मृत्यु के समय अकबर अपने शिक्षक बैरम खां के साथ कलानौर में था। जो बैरम खां था वो अकबर का शिक्षक के साथ साथ दोस्तों अकबर का संरक्षक भी था। तो ये सारे पॉइंट्स को प्रॉपर तरीके से नोट कर लो अपनी कॉपी में, कॉपी पेपर में लेकर के बैठे हो या नहीं बैठे हो। नहीं बैठे हो तो नोट करते हुए चलो, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इसमें से भी बन सकते हैं, ठीक है ना। सारी चीज़ों को नोट करते हुए चलो, एक एक पॉइंट जितना मैं बताऊंगा, हर एक क्वेश्चन, हर एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। क्या है क्वेश्चन, हुमायूं की दुर्घटना के समय आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहां मुगल सिंहासन बिठाया गया। तो दोस्तों कलानौर में बिठाया गया था, याद रखना, ठीक है ना। कब बिठाया गया था, 14 फरवरी 1556 को बिठाया गया था। सारे पॉइंट्स को ढंग से प्रॉपर ठीक ठाक तरीके से इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? 4 ऑप्शन है, अकबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी या समुद्रगुप्त। क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बताएंगे सभी लोग, 10 सेकंड का टाइम है, 10 सेकंड का टाइम है सभी लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी सभी लोग जवाब देंगे। निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? जल्दी से बताएंगे सभी लोग इसका आंसर। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, शेरशाह सूरी। जी हाँ दोस्तों, अफगान के शासक शेरशाह सूरी, जिनकी शासनावधि बहुत थोड़ी सी है, ठीक है ना, कितनी है, 1540 से लेकर के 1545 के बीच में इनकी शासन की अवधि रहती है। तो दोस्तों अफगान के शासक शेरशाह सूरी के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित किया गया, ठीक है ना। और ये जो पहला रुपया मुद्रित किया गया था, इसका वजन कितना होता था? इसका वजन दोस्तों 178 ग्रेन होता था। कितना? 178 ग्रेन हुआ करता था। और ये जो रुपया होता था दोस्तों, ये रुपया किसका होता था? तो ये रुपया होता था चांदी का। नोट कर लेना, एक एक पॉइंट को नोट कर लेना दोस्तों। अफगान के शासक शेरशाह सूरी के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा मुद्रित किया गया। पहला मुद्रा मतलब कि रुपया मुद्रित किया गया, और जो इसका वजन होता था वो 178 ग्रेन का होता था। और दोस्तों ये रुपया चांदी का हुआ करता था, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक एक पॉइंट को, एक एक फैक्ट को नोट करते हुए चलो। हर एक पॉइंट, हर एक फैक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है हमारा, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की, शाहजहां ने, अकबर ने, बहादुर शाह ने या शेरशाह ने? क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी बताइएगा। इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? शाहजहां ने, अकबर ने, बहादुर शाह ने या शेरशाह ने? जल्दी से बताइए, 10 सेकंड का टाइम खत्म होने वाला है। जल्दी से सभी लोग इसका आंसर करेंगे। क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताइए सभी लोग, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। दोस्तों ये जो ऑप्शन दिया गया है, अगर इस ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देखें तो शेरशाह सूरी ने ही दोस्तों, किसने? ऑप्शन नंबर डी यानी शेरशाह सूरी ने ही दोस्तों भूमि मापांकन की व्यवस्था की प्रारंभ की थी। और इसने भूमि मापांकन के लिए गजे सिकंदरी, क्या? गज ए सिकंदरी, ये मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। इसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की और उसने गजे सिकंदरी के द्वारा भूमि की पैमाइश करवाई। और दोस्तों उपज के आधार पे भूमि को 3 भागों में बांटा गया, 3 श्रेणियों में बांटा गया। वो कौन सी थी? उत्तम, मध्यम और निष्कृष्ट श्रेणी थी। जहां बहुत अच्छी उपज होती थी उसको उत्तम में रखा गया, जहां पे नॉर्मल उपज होती थी उसको मध्यम में रखा गया, जहां पे बहुत ही पुअर उपज हुआ करती थी उसको निष्कृष्ट की श्रेणियों में रखा गया था, ठीक है ना। इसी गजे सिकंदरी के पैमाइश के आधार पे। और गजे सिकंदरी का चलन किसने प्रारंभ करवाया? तो शेरशाह ने प्रारंभ करवाया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आइए विजिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आइए विजिट करते हैं। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? बाबर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब? क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी बताइए सभी लोग। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 10 सेकंड से भी कम टाइम लगना चाहिए इसमें। तो जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? जल्दी से सभी लोग आंसर बताएंगे। बाबर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब? क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अकबर। जी हाँ दोस्तों, अकबर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अकबर का ही पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। और दोस्तों उसे सब प्यार से अकबर नाम से बुलाया करते थे। और वो मुगल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली बादशाह था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, सबसे शक्तिशाली बादशाह था। और दोस्तों अकबर जो था वो तैमूर वंशावली में उल्लिखित भारत में मुगल वंश का 3रा शासक था। और दोस्तों सम्राट अकबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर का पौत्र था और नसरुद्दीन हुमायूं का पुत्र था। याद रखना, मतलब कि जो मोहम्मद बाबर थे वो अकबर के बाबा थे, और जो हुमायूं है, हुमायूं दोस्तों अकबर के पिताजी थे। याद रखना, सारे पॉइंट्स को याद रखना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। आइए आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? 4 ऑप्शन है, हिमू था, फैजी था, अबुल फजल था या बैरम खां था? क्या होगा इसका राइट आंसर, सभी लोग जवाब देना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है,
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही जल्दी से बता देना चाहिए आप लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी जो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खां था। दोस्तों अकबर का जन्म 1542 में, कब? 1542 में अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था। और जब उसका राज्याभिषेक हुआ दोस्तों, तो अकबर की आयु कितनी थी? तो अकबर की आयु 13 साल 3 महीने की महज उसकी आयु थी। और बैरम खां दोस्तों अकबर का संरक्षक बना और अकबर ने दोस्तों उसे अपना वकील यानी कि वजीर नियुक्त किया और उसे खाने खाना की उपाधि से विभूषित भी किया। इसीलिए बैरम खां को हम लोग खाने खाना के नाम से भी जाना करते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? 4 ऑप्शन है, बाबर और लोधी के बीच में, अकबर और हेमू के बीच में, अली राजा और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में, या अकबर और लोधी के बीच लड़ा गया था। क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोगों को जवाब देना है। पानीपत का दूसरा युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? जल्दी से बताइएगा सभी लोग, 10 सेकंड का टाइम है, खत्म होने वाला है टाइम, जल्दी बताइए। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, अकबर और हेमू के बीच। जी हाँ दोस्तों, पानीपत का जो युद्ध है ये अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। ठीक है ना। अच्छा, ये अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का कौन सा युद्ध था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध था, याद रखना। ठीक है ना। अच्छा, अगर आप लोगों से एग्जाम में ये पूछ ले कि पानीपत का ये जो दूसरा युद्ध है ये कब हुआ था, तो क्या बताओगे? तो बताओगे आप लोग, पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ था। कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अच्छा, ये जो हेमू है दोस्तों, इन्हीं हेमू को हम लोग हेमचंद विक्रमादित्य के नाम से जाना करते हैं। ठीक है ना। और इस युद्ध में क्या होता है, हेमू की पराजय हो जाया करती है और जो अकबर का संरक्षक होता है बैरम खां इस युद्ध में हेमू की हत्या कर दिया करते हैं। अच्छा, अब सवाल उठ रहा है, ये हेमू थे कौन? हेमू है कौन? तो दोस्तों ये जो हेमू है ये आदिल शाह का वजीर और सेनापति था। और दोस्तों ये हेमू ने आदिल शाह की तरफ से 24 युद्ध लड़े थे और 24 युद्ध में से दोस्तों 22 युद्ध में इसने विजय भी प्राप्त की थी, याद रखना। तो सारे पॉइंट्स एक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स को याद रखते हुए चलना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। अकबर के नौरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? अकबर के नौरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? सभी को पढ़ते हैं, आइए। अबुल फजल, दोस्तों अबुल फजल वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। बी वाला कहता है राजा मान सिंह, ये अकबर के वित्त मंत्री थे। तीसरा कहता है अब्दुल रहीम खान खाने खाना, ये कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खां के पुत्र थे। और ऑप्शन नंबर डी कहता है मुल्ला दो प्याजा, वह मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग जवाब देंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा, जल्दी से बताएंगे सभी लोग, जल्दी सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों ये सही ढंग से मेल नहीं खा रहा है। क्यों नहीं खा रहा है मैं आपको सही समझाता हूं कि अकबर के राज दरबार में दोस्तों नौरत्नों में से एक थे, कौन? राजा मान सिंह। और दोस्तों राजा मान सिंह अकबर के सेनापति थे, ना कि वित्त मंत्री थे, याद रखना। और दोस्तों इसीलिए बाकी के जो तीनों ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों ही सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों ये सही मेल नहीं खाता है, क्योंकि राजा मान सिंह कौन थे दोस्तों? राजा मान सिंह अकबर के सेनापति थे, वित्त मंत्री नहीं थे। ठीक है ना। अब चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? 4 ऑप्शन दिया गया है, अबुल फजल को, मियां तानसेन को, राजा बीरबल को, या राजा टोडरमल को। क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी सभी लोग जवाब देंगे इसका। क्या होगा इसका राइट आंसर? 10 सेकंड का टाइम है, खत्म होने वाला है टाइम, जल्दी बताइए। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? जल्दी सभी लोग इसका आंसर दीजिए, फटाफट सभी लोग इसका जवाब देंगे। बिल्कुल जल्दी सभी लोग जवाब दीजिए, क्या होगा? जी हाँ दोस्तों,
आप लोगों का जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मियां तानसेन। दोस्तों अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में मियां तानसेन को नियुक्त किया था। दोस्तों अकबर ने मियां तानसेन को दरबारी संगीतज्ञ के रूप में नियुक्त किया था, और जो मियां तानसेन थे ये अकबर के नौरत्नों में से एक थे। और दोस्तों अकबर के दरबार में आने से पहले जो मियां तानसेन थे ये रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे, जहां से दोस्तों अकबर ने इनको अपने दरबार में बुलाया और एक उच्च स्थान प्रदान किया। दोस्तों अकबर ने तानसेन को एक उपाधि प्रदान की है। वो उपाधि क्या है? अकबर तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की है। किसकी? कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की है। और दोस्तों तानसेन का अगर वास्तविक नाम जाने तो तानसेन का वास्तविक नाम था रामतनु पांडे, ठीक है ना। और इस तानसेन का मकबरा कहाँ है दोस्तों? तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है, याद रखना। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे, 4 ऑप्शन है, बीरबल थे, तुलसीदास थे, रहीम खान थे या बैरम खां थे। क्या होगा इसका राइट आंसर? अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे, बीरबल थे, तुलसीदास थे, रहीम खान थे या बैरम खां थे। जल्दी से सभी लोग जवाब देंगे इसका, क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा इसका सही आंसर? सभी लोग जवाब दीजिए इसका। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, रहीम खान। जी हाँ दोस्तों, अकबर का प्रसिद्ध दरबारी मिर्जा अब्दुल रहीम खान खाना हिंदी का श्रेष्ठ कवि था, ठीक है ना। इनका पूरा नाम फिर से जान लो, रहीम खान का। मिर्जा अब्दुल रहीम खान खाना हिंदी का श्रेष्ठ कवि था। और दोस्तों रहीम के उपनाम से आप लोगों ने पढ़ा होगा कई बार रहीम के दोहे, तो वही है ये रहीम के उपनाम के लिखे गए दोहे दोस्तों आज भी प्रसिद्ध है। और अकबर के नौरत्नों में से एक अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबर की आत्मकथा तुजूके बाबरी को उसने तुर्की मूल रूप से फारसी में अनुवादित किया। और जब तुजूके बाबरी तुर्की भाषा में थी और जब तुजूके बाबरी का फारसी में अनुवाद किया गया तो उसका नाम रखा गया बाबरनामा, ठीक है ना। और दोस्तों ये बाबरनामा के ही प्रसिद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। और अकबर का दोस्तों राजकवि कौन था? तो अकबर का राजकवि फैजी था, ठीक है ना। और फैजी दोस्तों अपने समय का बहुत ही श्रेष्ठ कवि भी था, ये मैं एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, याद रखना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा डैश के द्वारा बनवाया गया या किसके द्वारा बनवाया गया है? बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया? 4 ऑप्शन है, हुमायूं के द्वारा, अकबर के द्वारा, बाबर के द्वारा या औरंगजेब के द्वारा। क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी सभी लोग जवाब दीजिएगा, बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया है? जल्दी सभी लोग इसका आंसर करेंगे, जल्दी सभी लोग इसका आंसर देंगे, जल्दी दीजिए सभी लोग इसका आंसर। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? अकबर के द्वारा बनवाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया था? और अकबर के द्वारा करवाया गया था। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम क्या कह रहा है। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? 4 ऑप्शन है, मेरठ में, कानपुर में, आगरा में या इलाहाबाद में, जिसको आज हम लोग प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मेरठ में है, कानपुर में है, आगरा में है या फिर इलाहाबाद में है। क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग जवाब देंगे, सभी लोग इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर करेंगे। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आगरा। जी हाँ दोस्तों, बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और दोस्तों इसका निर्माण मुगल सम्राट अकबर के द्वारा करवाया गया था। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? 4 ऑप्शन है, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, अकबर या शाहजहां। क्या होगा इसका राइट आंसर? औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, अकबर या शाहजहां, कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? जल्दी से आंसर बताएंगे सभी लोग, जल्दी सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग जवाब दीजिए। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अकबर।
जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों मुगल सम्राट जो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था ये अनपढ़ था, ठीक है ना। अब इसके अनपढ़ होने के पीछे क्या कारण था वो भी जान लो। तो अकबर का जन्म कब होता है दोस्तों? मैंने बताया था अभी आपको कि 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ करता है, ठीक है ना। कहाँ पे होता है? तो राजपूत राज्य अमरकोट के किले में होता है। और दोस्तों ये 1542 में होता है, लेकिन इसके ठीक 2 साल पहले 1540 में, कब? 1540 में अकबर के जो पिता थे हुमायूं, तो हुमायूं की बेलग्राम के युद्ध में शेरशाह के हाथों पराजय हो जाया करती है। और दोस्तों उसके पराजय के बाद ये हुमायूं को 1540 से लेकर के 1555 तक, यानी कि 15 साल तक, कब तक? 15 साल तक एक शरणार्थी के रूप में रहना पड़ा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अकबर की शिक्षा का उचित प्रबंध नहीं किया जा सका, ठीक है ना। इसी वजह से ये अकबर जो था ये ऐसा मुगल सम्राट था जो अनपढ़ था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की है? 4 ऑप्शन है, अबुल फजल ने, बदायूनी ने, फैजी ने, या इनमें से कोई भी नहीं। क्या होगा राइट आंसर? इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की है? जल्दी से बताएंगे सभी लोग इसका आंसर, जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अब्दुल कादिर बदायूनी ने दोस्तों अकबर की धार्मिक नीति का बहुत ही बड़ा आलोचक था। और दोस्तों ये अब्दुल कादिर बदायूनी ने मुंतखफ उत तवारिख नाम की पुस्तक की रचना की है। किसकी? मुंतखफ उत तवारिख नाम की पुस्तक की रचना की है। किसने? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो आपका, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 ईस्वी में किसके बीच लड़ा गया था? 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है। शेरशाह और हुमायूं के बीच में, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, बाबर या इब्राहिम लोधी के बीच में। क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोगों को जवाब देना है, जल्दी सभी लोग इसका जवाब देंगे। हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 ईस्वी में किन के बीच लड़ा गया था? जल्दी सभी लोग इसका जवाब देंगे। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। जी हाँ दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध। अच्छा, ये हल्दी घाटी कहाँ है? तो ये भी जान लो, हल्दी घाटी दोस्तों राजस्थान में है। कहाँ पे है? हल्दी घाटी राजस्थान में है। तो दोस्तों हल्दी घाटी का जो युद्ध है, पहला तो ये जानो कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ कब था। तो हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों 18 जून को, कब? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 18 जून 1576 को हुआ था, ठीक है। ये दोनों पॉइंट पहले याद रखना। हल्दी घाटी कहाँ पे? तो हल्दी घाटी राजस्थान में है। और हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? तो 18 जून 1576 को हुआ करता है। किनके बीच होता है? तो मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर के बीच में हुआ करता है, ठीक है ना। और दोस्तों इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह ने और असफ खान ने किया था। और दोस्तों इस युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सरदार हकीम खां सूर थे। और दोस्तों इस युद्ध के परिणाम के संदर्भ में ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में ना तो अकबर जीत सका और ना ही राणा हारे। मतलब ये मैच, ये जो युद्ध था ये टाई रहा, ठीक है ना, ऐसा माना जाता है। बहरहाल जो भी माना जाता हो, आप लोगों को एग्जाम निकालना है, इसमें पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? 4 ऑप्शन दिया गया है, 1605 से 1627 ईस्वी तक, 1627 से 1658 ईस्वी तक, 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक, 1707 से लेकर 1748 ईस्वी तक। भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? जल्दी बताएंगे सभी लोग इसका आंसर क्या था। फटाफट से जवाब दीजिए आप सभी लोग, जल्दी जवाब दीजिए, टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी से। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1605 से लेके 1627 ईस्वी के बीच में, ठीक है ना। दोस्तों भारत में जहांगीर का शासनकाल 1605 ईस्वी से लेकर के 1627 ईस्वी तक था। और दोस्तों वह अकबर के बाद दिल्ली की गद्दी पे बैठा था,
कौन? जहांगीर। और दोस्तों जहांगीर के बचपन का नाम नसरुद्दीन मोहम्मद सलीम था। माफ कीजिएगा, नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था। क्या था? नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था। और इसकी शासनावधि क्या है? तो 1605 से लेकर 1627 के बीच में रहता है। और इसके पिता का नाम क्या होता है? इसके पिता का नाम अकबर रहता है। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। थॉमस रॉ मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? 4 ऑप्शन है, झांसी के किले में, अजमेर के किले में, आगरा के किले में, या इलाहाबाद के किले में। क्या होगा इसका राइट आंसर? थॉमस रॉ मुगल सम्राट जहांगीर से किसके किले में मिले थे, या किस किले में मिले थे? थॉमस रॉ मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिले थे? क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी सभी लोग जवाब देंगे, जल्दी से देंगे सभी लोग जवाब। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का ऑप्शन में बी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, अजमेर। जी हाँ दोस्तों, थॉमस रॉ मुगल सम्राट जहांगीर से अजमेर के किले में मिले थे। और दोस्तों वो ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में मुगल दरबार में आए थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? 4 ऑप्शन है, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, या औरंगजेब। क्या होगा इसका राइट आंसर? इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग जवाब देंगे इसका। अकबर था, शाहजहां था, जहांगीर था, या औरंगजेब था। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। दोस्तों औरंगजेब का व्यक्तिगत जीवन बहुत ही आदर्शों भरा था। दोस्तों वो अपने आचार विचार पर कठोर नियंत्रण रखता था, और वो सादा भोजन करता था और सादे वस्त्र पहना करता था, और शराब तो बिल्कुल भी नहीं पीता था औरंगजेब। ठीक है ना? तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? 4 ऑप्शन है, अकबर के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में, या औरंगजेब के शासनकाल में। क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बताएंगे सभी लोग। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग इसका जवाब दीजिए, जल्दी से दीजिए सभी लोग। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, औरंगजेब। जी हाँ दोस्तों, औरंगजेब के शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हो गया था। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। और आगे हमारा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। औरंगजेब किसका पुत्र था? बाबर का पुत्र था, हुमायूं का पुत्र था, अकबर का पुत्र था, या शाहजहां का पुत्र था? क्या होगा इसका राइट आंसर? औरंगजेब किसका पुत्र था? जल्दी से बताएंगे सभी लोग। बिल्कुल, औरंगजेब जो था दोस्तों ये शाहजहां का पुत्र था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, औरंगजेब मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल का पुत्र था। और दोस्तों इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। याद रखना, औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ है। और दोस्तों इसके शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। और अगर पूछा जाए कि औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक था, तो औरंगजेब का जो शासनकाल है वो 1658 से लेकर के 1707 तक रहता है। ठीक है ना? यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ताजमहल के सुलेखक यानी कैलीग्राफर ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया। तो उस कैलीग्राफर का नाम क्या है? गियासुद्दीन नाम है, अल बुखारी नाम है, अमानत खान सिराजी है, या मोहम्मद अब्दू है? क्या है? क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी बताइएगा सभी लोग इसका आंसर। जल्दी सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। ताजमहल के सुलेखक यानी कैलीग्राफर इनमें से कौन है जिन्होंने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और इसको पूरा भी किया? क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बताएंगे सभी लोग, जल्दी सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, अमानत खान सिराजी। जी हाँ दोस्तों, अमानत खान सिराजी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है। चार ऑप्शन है, जामा मस्जिद परिसर में, लाल किला परिसर में, कुतुब मीनार परिसर में या हुमायूं के मकबरे का परिसर में। क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बताइए सभी लोग इसका आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर जल्दी से बताइएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में खड़ा है। सभी लोग इसका आंसर देंगे फटाफट से, फटाफट से सभी लोग इसका आंसर करिए, इसका टाइम जाने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, कुतुब मीनार परिसर में। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ कुतुब मीनार परिसर जिसको हम लोग कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के नाम से भी जानते हैं, इस परिसर में स्थित है। और दोस्तों ये लौह स्तंभ भारतीय विज्ञान और वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है, क्योंकि दोस्तों इसमें आज तक जंग नहीं लगी, जबकि इसका निर्माण दोस्तों गुप्त काल में किया गया है। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। वीडियो को लाइक करते हुए चलो यार, शेयर करते हुए चलो, बहुत ही बेहतरीन ढंग से वीडियो बनाई जा रही है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करना बिल्कुल ना भूलो, ठीक है ना। शेयर करो, सभी को बोलो चैनल पे आए, सब्सक्राइब करते हुए जाए चैनल को, जल्दी सभी लोग आइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा है। बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा है। चार ऑप्शन है, बहादुर शाह जफर, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी या कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग इसका जवाब देंगे, जल्दी सभी लोग इसका आंसर तो करिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम नामक स्थान पर है और दोस्तों इनका यह मकबरा एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। और दोस्तों ये आकार एवं गौरव दोनों दृष्टियों से भारतीय इस्लामिक निर्माण कला का एक सम्मिश्रण प्रदर्शित करता है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं क्या कह रहा है। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे। चार ऑप्शन है, बाबर के, जहांगीर के, अकबर के या हुमायूं के। क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग इसका जवाब देंगे। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे। जल्दी से इसका जवाब दीजिए सभी लोग, फटाफट से इसका जवाब सभी लोग करेंगे। क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी सभी लोग इसका जवाब करिए, जल्दी सभी लोगों को जवाब देना, इसका टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी सभी लोग जवाब दीजिए इसका। बिल्कुल इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हुमायूं। जी हाँ दोस्तों, प्रसिद्ध फारसी चित्रकार मीर सैयद अली मुगल शासक हुमायूं के सहयोगी थे और दोस्तों इसने अब्बुस मत के साथ मिलकर मुगल चित्रकला की नींव भी रखी थी। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आइए देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन जिसको हम लोग मयूर सिंहासन के नाम से भी जानते हैं, तख्ते ताउस के नाम से भी जानते हैं, तो विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी। चार ऑप्शन है, शाहजहां ने, जहांगीर ने, अकबर ने या बहादुर शाह प्रथम ने। क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोगों को जवाब देना है इसका, फटाफट से जवाब करिए सभी लोग, फटाफट से सभी लोग इसका जवाब करेंगे। बिल्कुल इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। दोस्तों शाहजहां ने 1648 ईस्वी में, कब, यहां पे लिख रहा हूं सन,
1648 ईस्वी में शाहजहानाबाद, जिसको हम लोग दिल्ली बोलते हैं, तो दिल्ली में एक चतुर्भुज आकार का किला बनवाया जो लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित होने के कारण उसे लाल किले के नाम से प्रसिद्ध किया गया। और दोस्तों इसी किले के दीवाने आम के पीछे की जो दीवार है, उस दीवार में बना एक कोष्ठ जहां पर विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस रखा जाता था, यानी कि मयूर सिंहासन रखा जाता था, ठीक है ना। तो ये वहीं पे था और इसको किसने रखवाया था? शाहजहां ने रखवाया था। और इसी मयूर सिंहासन में या तख्ते ताउस में विश्व प्रसिद्ध नीलम हीरा भी जड़ा हुआ था, जिसको नादिर शाह आता है और लूट करके ले जाया करता है, ठीक है ना। किसको कौन लूट जाता है? नादिर शाह आता है और लूट करके ले जाया करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसके लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? अरे ये क्वेश्चन माफ कीजिएगा, रिपीट हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया? जल्दी से जवाब देंगे सभी लोग, जल्दी सभी लोग इसका जवाब देंगे। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट से बनी मीनार है। इनमें से कौन सा राजा इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? जल्दी से बताएंगे। फिरोज शाह तुगलक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या इल्तुतमिश ने? क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बताइए सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोगों को इसका जवाब देना है। चलिए बताता हूं मैं इसके बारे में, ठीक है ना। आप लोग आंसर करते रहिए, मैं एक्सप्लेन करते जाता हूं। दोस्तों ये जो दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार है, इस कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया था। यानी पहले किसने प्रारंभ करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ करवाया। लेकिन कुतुबुद्दीन की मृत्यु जाती है और कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी इल्तुतमिश, कौन दूसरे नंबर पर आता है? इल्तुतमिश, यहां लिख दे रहा हूं दूसरे नंबर पे, मतलब कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी होता है इल्तुतमिश के कार्यकाल में इसका निर्माण कार्य पूर्ण किया गया। बाद में दोस्तों जब फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल होता है, तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बिजली गिर जाने से इसकी जो चौथी मंजिल थी वो चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो जाया करती है, ठीक है ना। किसके शासनकाल में? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, मतलब ये तीसरा आदमी हो गया, ठीक है ना। तो बिजली गिरने से क्या होता है कि ये कुतुब मीनार की चौथी मंजिल पे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो इसलिए फिरोज शाह ने क्या किया, उस चौथी मंजिल को तुड़वा करके उसके स्थान पे 2 मंजिलों का निर्माण और करवाया। तो इस प्रकार कुतुब मीनार में दोस्तों 4 मंजिलों के स्थान पर 5 मंजिल बन गई है, जो आज भी विद्यमान है, ठीक है ना। तो अब आप समझ गए होंगे कुतुब मीनार, ये कुतुब मीनार है दोस्तों, इसके निर्माण में ये जो अलाउद्दीन खिलजी है केवल इनका योगदान नहीं रहा है, अदरवाइज फिरोज शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक का भी योगदान था, इल्तुतमिश का भी योगदान था, फिरोज शाह तुगलक का भी योगदान था। और यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया। तो नहीं दिया के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार कहां स्थित है? 4 ऑप्शन है, दिल्ली में, गाजियाबाद में, नोएडा में, गुरुग्राम में। क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी बताइए सभी लोग। कुतुब मीनार कहां स्थित है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। जल्दी से जवाब देंगे सभी लोग। बिल्कुल बिल्कुल, जो कुतुब मीनार है दोस्तों वो दिल्ली में स्थित है। कहां पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है कुतुब मीनार, ठीक है ना। तो यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचमहल किसमें स्थित है? 4 ऑप्शन है, हवा महल में, ग्वालियर के किले में, फतेहपुर सीकरी में या आगरे का किला में। क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी जवाब देना सभी लोगों को। पंचमहल किसमें स्थित है? जल्दी से जवाब दीजिए सभी लोग। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी में क्या है, स्थित है। जी हाँ दोस्तों, पंचमहल का निर्माण मुगल बादशाह अकबर के द्वारा करवाया गया था। और दोस्तों ये इमारत फतेहपुर सीकरी किले की सबसे ऊंची इमारत है। और दोस्तों पिरामिड आकार में, किस तरीके से? इस तरीके, कुछ इस तरीके में, कुछ इस तरीके की इमारत है, पिरामिड आकार में बनी हुई है, ठीक है ना। तो पिरामिड आकार में
में बने पंचमहल को दोस्तों हवा महल भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसी पंचमहल को हम लोग हवा महल भी कहा करते हैं। और दोस्तों मुगल बादशाह अकबर के इस निर्माण कार्य में बौद्ध विहारों और हिंदू धर्म का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट तरीके से हमें दिखाई पड़ता है। और दोस्तों पंचमहल को पत्थरों में स्वप्न नामक उपनाम से भी संबोधित किया जाता है, ठीक है ना। मैं फिर से बता रहा हूं कि इस पंचमहल का निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने करवाया था। और दोस्तों ये इमारत फतेहपुर सीकरी किले की सबसे ऊंची इमारत है। और दोस्तों ये इमारत पिरामिड आकार में बनी हुई है, ठीक है ना। और पिरामिड आकार में बने इस पंचमहल को हम लोग हवा महल भी बोला करते हैं। और मुगल बादशाह अकबर के इस निर्माण कार्य में बौद्ध विहारों और हिंदू धर्म का प्रभाव स्पष्ट तरीके से दिखाई पड़ता है। और दोस्तों पंचमहल को पत्थरों में स्वप्न नाम का उपनाम से भी संबोधित किया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? चार ऑप्शन है, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब या जहांगीर। क्या होगा इसका राइट आंसर, जवाब दीजिए सभी लोग। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? चार ऑप्शन है, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब या जहांगीर। क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताइए सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आगरा के किले का निर्माण मुगल सम्राट अकबर के द्वारा करवाया गया। और दोस्तों अकबर ने अपने शासनकाल में दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, खास महल, तुर्की सुल्ताना की कोठी, जोधा भाई का महल आदि जैसी इमारतों का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया गया है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, याद रखना सारे के सारे पॉइंट कि आगरा के किले का निर्माण मुगल सम्राट अकबर के द्वारा करवाया गया था। और दोस्तों अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान ही दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, खास महल, तुर्की सुल्ताना की कोठी, जोधा भाई का महल जैसी तमाम इमारतों का निर्माण फतेहपुर सीकरी में अकबर ने करवाया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आइए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? चार ऑप्शन है, मिराक मिर्जा घियात, अब्दुल लतीफ, मीर कासिम या शेख आलम शाह। क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी बताइए सभी लोग, 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी सभी लोग जवाब देना है, 10 सेकंड का टाइम है आप सभी लोगों के पास। दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? जल्दी सभी लोग बताएंगे, जल्दी सभी लोग जवाब दीजिए। बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिराक मिर्जा घियात। क्या नाम है? मिराक मिर्जा घियात। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार मिराक मिर्जा घियात थे दोस्तों, जिन्हें अफगानिस्तान के हेरात शहर से बुलाया गया था। और दोस्तों यह मकबरा हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो ने बनवाया था। और दोस्तों ये 4 बाग शैली में बना हुआ है और वर्ष 1993 में इसे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषित भी किया गया है, ठीक है ना। इसलिए इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आगे क्वेश्चन तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपने देशीय भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का क्या नाम है? जल्दी बताइए सभी लोग इसका आंसर। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का क्या नाम है? मुगल नामा, बाबर नामा, बाबर मुबारक या फिर बाबर बिहाया। क्या होगा इसका सही आंसर? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बता सकते हो आप लोग, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसका आंसर आप सभी लोग दे सकते हो 2 मिनट के अंदर अंदर, अरे 2 सेकंड के अंदर अंदर, जल्दी बताइए। बिल्कुल इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, बाबरनामा। जी हाँ दोस्तों, मुगल सम्राट की आधारशिला रखने वाले जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपनी जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा है। और दोस्तों इस ग्रंथ को हम लोग तुजुके बाबरी या बाबरनामा कहा करते हैं। और दोस्तों ये किताब तुर्की भाषा में लिखी गई है। किसमें लिखी गई है? तुर्की भाषा में लिखी गई है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी किसने लिखा है? आईने अकबरी किसने लिखा है? चार ऑप्शन है, फैजी ने लिखा है, बीरबल ने लिखा है, अबुल फजल ने लिखा है या मुल्ला दो प्यासा ने लिखा है। जल्दी बताइएगा, जल्दी से बताइएगा सभी लोग इसका आंसर। आईने अकबरी किसने लिखा है? जल्दी से बताएंगे सभी लोग। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, फैजी ने। अरे माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर सी अबुल फजल ने। बिल्कुल, आईने अकबरी किसने लिखा है? तो अबुल फजल ने लिखा है। इस पॉइंट को नोट कर लेना, अबुल फजल ने ही दोस्तों आईने अकबरी को लिखा है। दोस्तों अबुल फजल अकबर के नौरत्नों में से एक थे, ठीक है ना, जिन्होंने सर्वप्रथम क्या किया कि तौहीद इलाही या फिर दीन इलाही का प्रधान पुरोहित बनाया गया था। और दोस्तों अबुल फजल ने दोस्तों श्री कृष्ण का फारसी में अनुवाद किया था, मतलब कि कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किया था। तो और अपने ग्रंथों में दोस्तों इसने अमेरिका की खोज का भी उल्लेख किया है। और दोस्तों जो शहजादा सलीम था, इस शहजादा सलीम के इशारे पर ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने दोस्तों अबुल फजल की हत्या भी कर दी थी। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है? तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी है, हसन निज़ामी है, इशामी है या इब्न बतूता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है? सभी लोग आंसर देंगे इसका, सभी लोग। बिल्कुल, तारीख फिरोज शाही के लेखक दोस्तों जियाउद्दीन बर्नी है। कौन है दोस्तों? जियाउद्दीन बर्नी है, ठीक है ना। दोस्तों जियाउद्दीन बर्नी एक इतिहासकार एवं राजनीतिक विचारक थे, जो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह के शासनकाल में भारत में थे। और दोस्तों इन्होंने तारीख फिरोज शाही को की भी मतलब तारीख फिरोज शाही को भी लिखा है। मतलब कि तारीख फिरोज शाही जो है ये जियाउद्दीन बर्नी की प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति भी है, ठीक है ना। सारी चीजें बता रहा हूं फिर से। जियाउद्दीन बर्नी दोस्तों एक इतिहासकार और एक राजनीतिक विचारक थे, और ये मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह के शासनकाल में भारत में थे। और तारीख फिरोज शाही दोस्तों उनकी प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति भी है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? चार ऑप्शन है, बदायूनी ने, अबुल फजल ने, अब्बास खां शरवानी ने या कैफी खां ने। क्या होगा राइट आंसर? अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? बदायूनी थे, अबुल फजल थे, अब्बास खां शरवानी थे या कैफी खां थे? क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग जवाब देंगे इसका, जल्दी सभी लोग इसका जवाब देंगे। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, अबुल फजल। जी हाँ दोस्तों, अकबरनामा अकबर के नौरत्नों में से एक अबुल फजल के द्वारा अकबर के शासनकाल के आधिकारिक वृत्तांत के रूप में लिखा गया था। और दोस्तों ये जो अकबरनामा है ये 3 भागों में बटा हुआ है, और जो इसका तीसरा भाग है, तीसरे भाग को हम लोग आईने अकबरी के नाम से भी जाना करते हैं। किस नाम से? आईने अकबरी के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? निम्न में से कौन सा सुलेमित नहीं है? चार ऑप्शन है, बाबरनामा बाबर, शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर, हुमायूं नामा हुमायूं, तुजुके जहांगीरी जहांगीर। पूछा गया है कि निम्न में से कौन सुलेमित नहीं है। अच्छा, ये जो नहीं वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये बड़े खतरनाक से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे आप लोगों को अपनी नज़र ठीक तरीके से गड़ानी होती है, और अकल के घोड़े को कायदे से दौड़ाना होता है। क्या होगा? कौन सा सुलेमित नहीं है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों ये सुलेमित नहीं है। हुमायूं नामा को हुमायूं ने नहीं लिखा है, ठीक है ना दोस्तों। हुमायूं नामा की रचना मुगल बादशाह हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम के द्वारा की गई है, जिसमें दोस्तों बाबर और हुमायूं के जीवन और उपलब्धियों का विवरण है, ठीक है ना। और दोस्तों तुजुके जहांगीरी जो है, कौन सा? ये जो तुजुके जहांगीरी है ये जहांगीर के द्वारा रचित आत्मकथा है। और दोस्तों ये जो बाबरनामा है ये बाबर के द्वारा रचित आत्मकथा है।
बात समझ में आ रही है। और ये जो शाहजहांनामा है, शाहजहांनामा को मोहम्मद ताहिर यानी कि इनायत खान ने लिखा है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी ये तीनों ही सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही नहीं है। और जो सही नहीं है वही आपका सही आंसर है, क्योंकि हुमायूं नामा की रचना किसने की है? तो हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने की है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं नामा के लेखक कौन थे? चार ऑप्शन है, हुमायूं, गुलबदन बेगम, इनायत खां या अहमद यादगार। जल्दी बताएंगे सभी लोग इसका आंसर। अभी अभी मैंने आप लोग बताया है, अभी अभी जस्ट बताया मैंने आपको, 10 सेकंड नहीं, यहां पे मैं आपको 5 सेकंड ही दूंगा आंसर बताने के लिए। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? जल्दी से बताइए सभी लोग, जल्दी से बताइएगा सभी लोग, हुमायूं नामा के लेखक कौन है? बिल्कुल, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बहुत सिंपल सा, अभी मैंने आपको बताया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गुलबदन बेगम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम ही है। ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आज के नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? क्या होगा राइट आंसर? जवाब दीजिए सभी लोग। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? जल्दी बताइए सभी लोग। आगरा था, दिल्ली था, रंगून था या ग्वालियर था? क्या होगा राइट आंसर इसका? वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? जल्दी बताइए। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। यहां पे खत्म होता है आज का सेशन। अब इतना देर रुके हो तो थोड़ा देर और रुक जाओ, 2 मिनट और रुक जाओ। 2 मिनट रुक के जो मैं बताने जा रहा हूं उसको जरा आप सुन लो। ठीक है ना। अब यूपी पीटी का दोस्तों जो हम इतिहास लेकर के चल रहे थे, ठीक है ना, ये यूपी जो पीटी का हम लोग लेके चल रहे थे बैच, दोस्तों इसमें इतिहास से जितना सिलेबस में था इतिहास हमने पूरा खत्म करा दिया है। अब कल से हम लोग शुरू करने वाले हैं हिंदी शुरू करेंगे या तो फिर करंट अफेयर शुरू करेंगे, दो में से कोई एक शुरू करेंगे। वो कल आपको नोटिफिकेशन के जरिए बता दिया जाएगा। ठीक है ना। और इसके अलावा अगर आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ पाना चाहते हो तो ये नीचे हमारा टेलीग्राम चैनल दिख रहा है, इस टेलीग्राम चैनल पे हमें फॉलो कर ले। यहाँ हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमारी सारे वीडियोस की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और कोई अन्य क्वायरी जानकारी है या कोई कोर्स आप लेना चाहते हो हमसे, कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हो, है ना, तो बहुत ही कम प्राइस में, बहुत ही सस्ते प्राइस में आप लोगों को यहाँ पे मैं कोर्स प्रोवाइड कराता हूँ। 500 से 1000 रुपए से कम दाम में भी आपको कोर्सेज मिल जाएंगे और एक से एक बेहतरीन कोर्सेज आपको मिलेंगे। तो कोर्सेज लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल्स आप लोगों को पहले दे दूंगा। ठीक है ना। इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लें और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल में पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल दोपहर 2 बजे वाले सेशन में। तब तक ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।